भारत का इतिहास एवं संस्कृति अपने प्रारंभिक काल से ही गौरवशाली रही है। भारत विश्व गुरु एवं सोने की चिड़िया कहलाता था। संपूर्ण विश्व को परिवार के रूप में मानना वसुदेव कुटुंबकम कहलाता है तथा सभी के कल्याण व स्वास्थ्य की कामना करना हमारा आदर्श है। यानी सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, यानी सभी लोग सुखी रहें और सभी जगह निरोग रहें। उत्खनन और पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर भारतीय संस्कृति का विश्वव्यापी स्वरूप दिखाई देता है। समुद्र पार भारतीय प्रदेशों को द्वीपांतर कहा जाता था। शक्तिशाली जलयानों में यात्रा करके भारतीय ब्रह्मदेश, शाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, बोर्नियो, फिलीपींस, जापान, कोरिया तक पहुँचे और वहाँ अपना राजनीतिक सांस्कृतिक साम्राज्य स्थापित किया। प्राचीन भारत में हमारे बंदरगाह एवं नाविक शक्ति विकसित थी। सिंधु नदी में 6000 वर्ष पूर्व चलने वाले जलयानों का उल्लेख विद्वानों ने किया है। भारतीय जल व थल दोनों मार्गों से विश्व के विभिन्न देशों में पहुंचे और वहां के निवासियों को अपने धर्म व संस्कृति से परिचित कराया। इन साहसी वीरों ने भारतीय दर्शन, विज्ञान, ज्योतिष, स्थापत्य, युद्ध, नीति शास्त्र, संगीत व वैदिक ग्रंथों का विश्व में प्रसार किया। भारत की प्राचीन सभ्यताओं का हमें अपने प्रारंभ से ही विकसित स्वरूप दिखाई देता है। सिंधु सरस्वती सभ्यता, वैदिक सभ्यता, रामायण एवं महाभारत कालीन सभ्यता एवं संस्कृति का काल भी भारत का स्वर्णिम काल रहा है। वेदों को विश्व ज्ञान कोश के रूप में जाना जाता था। सिंधु सरस्वती सभ्यता स्थापत्य की दृष्टि से सर्वोत्कृष्ट सभ्यता है। रामायण और महाभारत भारत के विभिन्न आदर्श एवं नीति ग्रंथों के रूप में प्रसिद्ध रहे हैं। हमारा महाजनपद काल गणतांत्रिक एवं संवैधानिक व्यवस्था का आदर्श रहा है। इसके बाद हम जानेंगे वेदों के बाद का जो समय होता है वो कहलाता है उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल में विभिन्न जनपदों का अस्तित्व देखने को मिला। इस काल तक पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में लोहे का व्यापक रूप से उपयोग किया जाने लगा था। लोहे की जो टेक्नोलॉजी आई उसने लोगों के भौतिक जीवन में बड़ा परिवर्तन कर दिया। इससे समाज में स्थायी जीवन यापन की प्रवृत्ति सुदृढ़ हो गई। कृषि, उद्योग, व्यापार, वाणिज्य आदि के विकास ने प्राचीन जनजातीय व्यवस्था को जर्जर बना दिया और छोटे छोटे जनपदों का स्थान बड़े जनपदों ने ग्रहण कर लिया। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी तक आते आते जनपद महाजनपदों के रूप में विकसित हो गए। यानी 6ठी शताब्दी तक आते आते जो जनपद हैं वो महाजनपद बन गए। इससे पूर्व इनका जो अस्तित्व है वो कबीलों के रूप में दिखाई दिया था, लेकिन 6ठी शताब्दी तक आते आते छोटे जनपद महाजनपद के रूप में बन गए। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में उत्तर भारत में सार्वभौम सत्ता का पूर्णतया अभाव था। संपूर्ण भारत अनेक स्वतंत्र राज्यों में विकसित था। ये उत्तर वैदिक कालीन राज्य अपेक्षा अधिक विस्तृत और शक्तिशाली थे। बच्चों, आपने कक्षा 6ठी के अंदर महाजनपद काल के बारे में पढ़ रखा है और आपको पता होना चाहिए कि महाजनपद काल जो है छोटे छोटे जनपदों से ही मिलकर बना है और इसमें कुल कितने महाजनपद हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। 6ठी शताब्दी तक उत्तर भारत में करीब 16 महाजनपद थे और इन 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर भारत में अनेक विस्तृत और शक्तिशाली स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हुई जिन्हें महाजनपदों की संज्ञा दी गई। क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड में 1 नंबर का, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय के अनुसार उस समय कितने महाजनपद थे? तो आपको जवाब देना है। पहला तो ये कि इसका बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में महाजनपद का वर्णन है और उस समय 16 महाजनपद जो है वो विद्यमान थे। अब मैं महाजनपद बोलूँगी और आप इसके साथ साथ घर बैठे हुए राजधानी भी बोल सकते हैं जिससे कि आपको याद हो जाए। सबसे पहले है काशी, वाराणसी, कुरु, इंद्रप्रस्थ, अंग, चंपा। मगध की 2 राजधानी है, राजगृह व गिरिवज्र। दूसरा 5वां वज्जी की भी दो राजधानी है, विदेह और मिथिला। मल, कुशावती, कुशीनारा। चेदी, शक्तिमती, सोथीवती इसका दूसरा नाम है। वत्स, कौशाम्बी, कौशल, अयोध्या।
ये माता कौशल्या, रामायण में आपने श्री राम की माता कौशल्या के बारे में आपको पता है, वो कौशल प्रदेश की थी। तो उसकी राजधानी अयोध्या। बुद्ध काल में इसके दो भाग थे। उत्तरी भाग की राजधानी थी साकेत और दक्षिणी भाग की राजधानी का नाम था श्रावस्ती। महात्मा बुद्ध के जन्म से संबंधित ये घटनाएं हैं यहाँ पर हो चुकी हैं। पांचाल, पांचाल को भी दो भागों में बांटा गया है, उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल। उत्तरी पांचाल की राजधानी है अहिछत्र और दक्षिणी पांचाल की राजधानी है काम्पिल्ले। फिर इसके बाद 11 नंबर पर है मत्स्य, और मत्स्य की राजधानी है विराटनगर। शूरसेन की राजधानी का नाम है मथुरा, और मथुरा जो है वो भगवान श्री कृष्ण के जन्म से संबंधित है। मथुरा का दूसरा नाम मैथुरा और शूरसेनाई भी रहा है। इश्मक की दो राजधानी है, पोतली और पोदन। उसके बाद 14 नंबर पर आपका आता है अवंती। अवंती को भी दो भागों में बांटा गया, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी रही है और दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती रही है। उसके बाद 15 नंबर आता है गांधार का। गांधार की राजधानी है तक्षशिला। महाभारत में आपने गांधार से संबंधित शकुनी के बारे में सुन रखा होगा, तो ये वही शकुनी का क्षेत्र है गांधार, और इसकी राजधानी है तक्षशिला। 16 नंबर पर आपका 16वां महाजनपद है कंबोज, और कंबोज के भी दो राजधानियां हैं, पहला राजपुर और दूसरी हाटक। तो बच्चों, उपरोक्त 16 महाजनपदों में दो प्रकार के राज्य थे। राजतंत्र, कुछ महाजनपद राजतंत्र थे जहां राजा का शासन था, और कुछ में गणतंत्र था जहां जनता अपना शासन स्वयं चलाती थी। कौशल, वत्स, अवंती, मगध उस समय सर्वाधिक शक्तिशाली राजतंत्र थे। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन कौन से महाजनपद जहां पर राजतंत्र उपलब्ध था। तो सबसे पहले सुन लीजिए, कौशल, वत्स, अवंती और मगध सर्वाधिक शक्तिशाली राजतंत्र था, यहाँ राजा का शासन था। जिसके अलावा अगला क्वेश्चन आपका यही है कि 6ठी शताब्दी में कौन कौन से महाजनपद में गणतंत्र था। तो आप सुनिए, कपिलवस्तु के शाक्य, सुसुमारगिरी के भाग, अलकल्प के बुली, केसपुत्त के कालाम, रामग्राम के कोलिये, कुशीनारा के मल, पावा के मल, पीपलीवन के मौर्य, वैशाली के लिच्छवी और मिथिला के विदय। तो ये 16 महाजनपद हैं, जिसमें से कुछ गणतंत्रात्मक हैं और कुछ राजतंत्रात्मक है। एग्जाम का क्वेश्चन है 1 नंबर का, कहाँ कहाँ पर गणतंत्र है, गणतंत्र वाले महाजनपद हैं, और कहाँ कहाँ पर 4 ऐसे हैं जहाँ राजतंत्र स्थापित था। गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली के बावजूद इन जनपदों की राज सत्ता कुलीन परिवारों के हाथ में थी। मतलब यहाँ पर गणतंत्र था, जनता के हाथ में था सब कुछ, लेकिन फिर भी सत्ता कुलीन परिवार ही संभाल रहे थे। इन परिवारों के प्रतिनिधि ही संथागार सभा के प्रमुखों के रूप में शासन की व्यवस्था करते थे। संथागार के सदस्य निर्धारित विषयों पर अपने विचार व्यक्त कर सकते थे। इसे अनुयु विरोध कहा जाता था। संथागार के सदस्य जो होते हैं वो बैठ करके और किसी बिंदु पर, किसी विषय पर अपने अपने विचार व्यक्त करते हैं, इसे कहते हैं अनुयु विरोध। जो विषय विवादग्रस्त होते थे उन पर वोटिंग करवाई जाती थी। मतदान में, इलेक्शन में बहुरंगी शला कलाएं यानी अलग अलग प्रकार की एक्टिविटीज़ काम में ली जाती थी। संथागार जनपदों की सबसे बड़ी संस्था थी। राज्य की नीति के आधारभूत नियमों का निर्धारण इसी सभा में होता था। विशाल गणराज्यों में केंद्रीय संथागार के अलावा प्रांतीय संथागार भी होते थे। कालांतर में गुटबाजी एवं आपसी फूट के कारण इन गणराज्यों का पतन हुआ और समकालीन राजतंत्रों की विस्तारवादी नीति धीरे धीरे खत्म हो गई और राजाओं का जो शासन था वो पूरी तरह से उसका पतन हो गया। तो ये हमारे 16 महाजनपद जो हैं उसके बारे में हमने पढ़ा। 16 महाजनपद आपके यहाँ पर कंप्लीट हो रहे हैं।